Hi friends, this is Karan and welcome to Karan ISPCS Academy। का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसका सेट नंबर आज 8 है। इसमें हम लोग सिर्फ जीके जीएस देखेंगे 100 क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसका मैथ एंड रीजनिंग विथ सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या सर्च भी कर सकते हैं करन ISPCS एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? दो तरह क्वेश्चन है, क्या है? एक तो सरल अस्थायी उत्तक, सरल भी है, दूसरा अस्थायी भी, जो नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन बी जाइलम, ये उत्तक सरल उत्तक नहीं है, क्योंकि ये किस तरह से है, ये जटिल है। ऑप्शन बी होगा। जटिल क्यों है? क्योंकि दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलके ये बना है। अब जाइलम का जो काम होता है वो क्या काम होता है? अब देखिए, याद कैसे कर सकते ट्रिक के तौर पे। तो जो जाइलम है, जौ से जाइलम, जौ से जड़, जी हाँ, यानी जड़ में, जैसे ये पौधा है, इसके जड़ में जो भी चीज़ है वो प्लांट तक ऊपर लेके जाता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, उसको कहते हैं जाइलम। नेक्स्ट, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? इसका निर्माण होता है युग्मज। नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। इस तरह से होता है। मान लीजिए एक दर्पण है, इस साइड भी एक दर्पण ले लीजिए, इस तरह से कोई भी। ये जो लाइन है ना, यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है, इसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। बीच वाले को फोकस, और यहाँ पे सेंटर। पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन में भाग लेता है। कौन सा है? ऑप्शन ए कार्पेल्स, यानी अंडक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जो डीएनए का पार्ट है, कहा जाता है जीन। क्या कहा जाता है? जीन। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, यानी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है? कौन सा पार्ट? तो मज्जा। कौन सा करता है? मेडुला। इसको कहते हैं क्या? मेडुला। डैश सबसे तनशील धातु है या नम्य है? कौन सा है? एयू सबसे, यानी सोना, यूरम यानी गोल्ड, सबसे क्या है? तन है। ठीक है। इसका कुछ अयस्क भी है जो पूछा जाता है, जैसे कि गोल्ड का अयस्क है कल्बे राइट, दूसरा है सिल्वेनाइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? बायोगैस का घटक कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारक है? क्या कह रहा है? प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन वो जलवायु परिवर्तन का कारक है। ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन में इसका भूमिका काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60। हमारे भोजन में मौजूद कॉफ़ी, पालक, प्याज और चाय ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? यानी सिर्फ आप एक बार बार जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो या तो पालक पूछा जाता है, या फिर कॉफ़ी, या फिर चाय। ये सब तीनों अलग अलग पूछा जाता है। तो इसमें कौन इंपॉर्टेंट है? तो फ्लोराइड। क्या प्रदान करता है? फ्लोराइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है यूपीएससी में। तो किसका सर्वाधिक घनत्व है? तो सोना। इसमें से किसका ज़्यादा है? सोना। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 62, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के डैश रूप या डैश स्रोत है। जीवाश्म ईंधन क्या है? गैर नवीकरणीय। क्या है? गैर नवीकरणीय। ठीक है, ये इसे भी जो एनर्जी है ना, ईंधन, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी नवीकरणीय एंड गैर परंपरागत या फिर अनवीकरणीय। ठीक है, जैसे कि आप जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बिजली, कचरे से उत्पादित, ये भी ध्यान रखना है, कचरा से जो उत्पादित है ये भी क्या होता है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, उसके अलावा बायोगैस, बायोडीजल, समुद्री इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 63, स्थानांतरित ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई है। क्या इसका एसआई इकाई है? तो जूल, यानी ऊर्जा का सीधा सीधे पूछ रहा है, क्या है? जूल। किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश का सांख्यिकीय माप होता है। द्रव्यमान में क्या होता है? ऑप्शन सी, जड़त्व। क्या होता है? जड़त्व। किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन डैश होता है, यानी किसी जो द्रव्यमान वाली वस्तु होता है विशिष्ट, उसका वस्तु का मान क्या होता है? चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी पर अधिक। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी है ना, जी का मान जितना पृथ्वी पर है उसका 1/6 हो जाता है किस पे? मून पे, यानी चंद्रमा पे। पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव के द्वारा पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव के द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन डैश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो परिस्थिति के अनुकूलन, यानी इकोलॉजिकल एडेप्टेशन। जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थ को क्या कहा जाता है? किसके द्वारा? जैविक प्रक्रिया द्वारा। क्या कहा जाएगा? जैव निम्नीकरण, जैसे कि बैक्टीरिया जो करता है, ये सब हुआ। उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का निम्न गुणांक होता है। तो किसका निम्न गुणांक होता है? आयरन का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? यानी बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? एबी लेवेनहॉक। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए, एबी लेवेनहॉक। ठीक है, कुछ और चीज़ें जो पूछा जाता है कभी कभी, जैसे कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। रेबीज की टीका खोज लुइस पास्चर। चेचक की टीका खोज एडवर्ड जेनर। डीडीटी पॉल मुलर। रक्त परिसंचरण यानी सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त प्राणी है? गर्म रक्त किसका रहता है? ये क्वेश्चन आई थिंक पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट या बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया था। इसी दोनों में से लेटेस्ट में ये पूछा गया है। किसका होता है? कबूतर का। ऑप्शन डी। देख सकते जो पक्षी होता है वो हमेशा रेड गर्म ब्लड प्राणी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? कौन सा ध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पराध्वनि। कौन सा जानवर? तो ऑप्शन डी, पारपोइसिस। पारपोइसिस ये जो है ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पराध्वनि तरंग मतलब इसका जो ये जो फ्रिक्वेंसी होता है हर्ट्ज कितना होता है? 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है? यानी ऑक्सीजन का रिलीज किससे होता है? एक ही चीज़ है ही जो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, दैट इज प्रकाश संश्लेषण एंड फोटोसिंथेसिस। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड ये है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसीजर होता है उसमें प्लांट ऑक्सीजन तो जरूर रिलीज करता है, और सर्वाधिक कौन करता है? अलगी। अलगी है मैक्सिमम रिलीज करता है। लेकिन दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्लांट है ना, ठीक है, ये भी जब ब्रीदिंग करता है, सांस लेता है, ये भी क्या करता है? ऑक्सीजन नहीं लेता है, ऑक्सीजन ही सांस के तौर पे लेता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी ऑक्सीजन रिलीज भी करता है।
ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न में से किस माध्यम में गमन करता है? सबसे तीव्र गति से किस में गमन करेगा? तो ऑप्शन सी, ठोस। ऐसे देखिए, सिंपल आपको याद क्या रखना है, एक चीज़ बचपन जरूर या अभी सुनते आए होंगे कि ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होता है, किसी न किसी माध्यम का। आप देखिए यहाँ पे निर्वात, निर्वात तो मतलब वैकेंट हो गया, वैक्यूम है, कोई माध्यम है ही नहीं। बाकी बचा गैस, ठीक है, फिर बचा लिक्विड और फिर बचा सॉलिड। यानी आपको अरेंज करने भी दे तो सिंपल ट्रिक लगा सकते हैं, वैक्यूम फिर गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड, यानी सर्वाधिक किस में होगा? सॉलिड में, और सॉलिड के आधार पर सी। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो किसका प्रतीक लैटिन से लिया गया है? ऑप्शन आयरन, कार्बन, क्लोरीन और एल्युमिनियम। क्या है? ऑप्शन आयरन, Au गोल्ड, सॉरी आयरन Fe। नेक्स्ट, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तब यह भूमि को छूती है, इसमें क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? कोई वस्तु ऊंचाई से गिरा, मान लेते हैं यहाँ से गिरा, ठीक है, ये यहाँ से खुदाया यहाँ पे और ये ग्राउंड को टच कर गया, तो क्या होगा? इसमें गति ऊर्जा आएगा। कौन सा आएगा ऊर्जा? गति ऊर्जा, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा कोई बातें नहीं है, तापीय ऊर्जा कोई बातें नहीं है, यानी आप सिर्फ ऑप्शन से, चूँकि जब गति में है तो गति आएगा, स्थिति ऊर्जा तो कोई बातें नहीं है, क्योंकि इसका होता है हाफ mv²। तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा जब गिर गया, तो फाइनल जमीन पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 76, एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? यानी एस्केरिसिस, एस्केरिसिस ये नहीं है, ठीक है। तो संबंधित ये है किससे संबंधित? तो जो बाकी जाए केचुआ, नोरिस, जोंक, ये सब किसका है? तो एनालिडा वर्ग से, ठीक है। ये एक्केरिस किससे संबंधित है? एक्केरिस का संबंध जो है एस्केल्मेंथिस से है, ठीक है। नेक्स्ट, बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण होता है। बादल का रंग सफ़ेद किस कारण होता है? प्रकाश का परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन, और परिकिरणन की वजह से ही आप देखिएगा रेड लाइट दूर तक दिखाई पड़ता है, जबकि दूसरा जो कलर है वो कम दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि रेड लाइट परिकिरणन बहुत कम होता है, इसलिए दूर तक दिखाई पड़ता है और सुरक्षा के मानक तौर पे या चेतावनी के तौर पे यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो गलत की खोजा जाए, पहले तो सही देखते हैं कौन कौन सा है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, बिल्कुल सही। अगर आपको याद हो इस तरह से, ओसोफेगस, इस तरह से बनता है। तो आमाशय से फिर छोटी आंत में पहुंचता है, इस तरह से बीच में बहुत सारा छोटी आंत है, बिल्कुल आमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है, ठीक है, ये सही है। दूसरा कह रहा है लार से सलेब्रा लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल संरचना में युक्त करता है। जी नहीं, लार में टाइलिन होता है, ठीक है, लाइपेज एंजाइम नहीं होके टाइलिन होता है, इसलिए गलत होगा। ऑप्शन बी गलत है, यानी भोजन इसोफेगस के माध्यम से, ये इसोफेगस है, से आमाशय में प्रवेश करता है, बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। जी हाँ, सभी सही है, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन इसका बी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 79, डैश पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। जो पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है वो होता है ऑप्शन डी मेलाटोनिन। मेलाटोनिन होता है, ये मतलब मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है, मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसका आकार एक अनाशय की तरह इस तरह से होता है, ठीक है। ये जो मेलाटोनिन है, पीनियल जो ग्रंथि है, ये पीनियल ग्रंथि है, ये दो तरह का हार्मोन सेक्रेट करता है। एक तो मेलाटोनिन जिसमें 90-95% होता है, और 5% होता है सीरोटिन। कैसा? 5% में मतलब 95% से ऊपर होता है मेलाटोनिन, 5 से 10% होता है कोई सीरोटिन, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पर एक इंसुलिन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से, यानी पेनक्रियाज के जो
जो नलिका अंदर होता है उससे होता है, और प्रोटेस्टोन ये आपको कमेंट करके बताना है। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को डैश के नाम से जाना जाता है। फिर से देख लीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के लिए धातुओं के गुण को डैश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, धन्यवात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थों के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था? यानी ये प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किसने किया था? तो पुरकेंजे वैज्ञानिक था, ऑप्शन डी पुरकेंजे ये किया था। उसके बाद इसका अगर नामकरण की बात की जाए तो पुरकेंजे ने 1839 में 1839 में इसका नामकरण किया था। ठीक है, नेक्स्ट कोशिका खोज कब हुआ था? तो कोशिका खोज हुआ था 1665 में। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों के द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? यहाँ दो सवाल है, एडीज मच्छर कौन सा किसके कारण फैलाता है? तो वायरस के कारण। अब रोग सवाल है कौन सा होता है? तो रोग जो होता है वो जीका वायरस के कारण होता है। ठीक है, एडीज मच्छर दिन में काटता है। ठीक है, एडीज मच्छर जो होता है वो दिन में ही काटता है। जैसे डेंगू है, डेंगू मच्छर है, ये भी दिन में ही काटता है। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो जो नहीं है वो क्या है? तो ऑप्शंस पहले देख लीजिए क्या क्या है। खाद्य पदार्थों को अनुरक्षण भंडारण, ये नहीं है। मतलब क्या कह रहा है? खाद्य में जल प्रदूषण कारण नहीं है, जो नहीं है ऑप्शन सी है आवारा जानवरों द्वारा काटना, ये जल प्रदूषण के खाद्य के कारण नहीं होता। बाकी अगर अनुचित तरीके से भंडार होगा तो बीमारी होगा ही, फूड पॉइजन, कुछ भी कारखाना से निकलना रासायनिक अपवाह ये भी होगा। वो एक तरह से कारखाना से गया पानी में और धीरे धीरे पानी के माध्यम से मछली खाया, मछली फिर इंसान खाया तो बीमारी हो जाता है, जिसे कैडमियम की वजह से होता है बीमारी। फिर वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव जैसे कोरोना देख ही रहे हैं खतरनाक कितना है। क्वेश्चन नंबर 84, अल्ट्रासोनिक तरंगे की आवृत्ति क्या होता है? अल्ट्रासोनिक तरंग जो है यानी वेव है उसका आवृत्ति क्या होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, यानी 20 किलो 20,000 से अधिक। ठीक है, हर्ट्ज से अधिक होता है उसको कहते हैं। और 20 वही बात की जाए ये जो उत्पन्न करता है कि कौन कौन करता है उत्पन्न कर सकता है? तो डॉल्फिन चमगादड़ से पराध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी जो पराध्वनि है वो कौन कौन उत्पन्न कर सकता है? तो डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जो ये सब उत्पन्न करता है, और चमगादड़ इसी के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट को पता कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, आपतित किरण क्या करा है? आपतित किरण, आपतित बिंदु एवं लंब किरण और परावर्तित किरण सभी डैश अवस्थित होता है। ये कहाँ अवस्थित होता है सभी? तो एक समान तल पे, जैसे यही है ना, आप इसी को देख लीजिए। यहाँ पर आया, ये लंब हुआ यानी नॉर्मल, फिर यहाँ से गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, ये सब सेम लाइन पे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? यानी क्या करता है? उसको प्रभावित करता है। तो कौन सा रोग है? तो खंडित मानसिकता। कौन सा है? खंडित मानसिकता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है।
कौन है? राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी। इसके स्थापना की बात की जाए, तरुण एक क्या है, गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 30 मई 1975, 1975। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? ये एक सार्वभौमिक विलायक है, ये तो सही है। इनमें विभिन्न पदार्थों को घुलने की कैपेसिटी है, क्षमता है, ये भी सही है। जल का घनत्व 100 डिग्री पर सर्वाधिक होता है, जी नहीं। किस पे होता है? 4 डिग्री, यानी ऑप्शन सी गलत है। बाकी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान है, बिल्कुल सही। पर अम्लीय वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित करती है। अम्लीय वर्षा में किन प्रमुख रसायनों का कारण? अम्लीय वर्षा में एक्चुअली पूछना चाह रहे हैं कि अम्लीय वर्षा किससे होता है? किससे होता है? तो ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी HNO3 और H2SO4। अब देखिए इसमें एक्चुअली इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? SO2 और NO2। ये क्या करता है? जल से अभिक्रिया करके, ठीक है, एसिड बनाता है HNO3, और ये भी जल से अभिक्रिया करके H2SO4 बनाता है। और भारत वर्तमान में SO2 के पिछले कई वर्षों से उत्सर्जन में टॉप लेवल पर, यानी सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है। अब एक सवाल और पूछा जाता है यहाँ से कि जो अम्ल वर्षा होता है उससे सर्वाधिक प्रभावित क्या होता है? सर्वाधिक प्रभावित होता है ये, क्या है ये? पत्ता, यानी ऊपर का पार्ट सर्वाधिक क्या होता है? प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसलों बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तने में अपने घोंसला बनाता है? यानी पेड़ के तना में बनाता है। तो बसंत गौरी, जो बार बेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कीड़ा खाने वाले पक्षी, ये क्या खाता है? कीड़ा खाता है, और अपना घोंसला तना में ही बनाता है। प्रायः आम के जो बसंत गौरी कीड़ा खाने वाला पक्षी जो बसंत और वर्षा में प्रायः आम के पेड़ पे ही मिलता है, यानी कहाँ पे? यानी कह सकते हैं आम के पेड़ के आसपास या उसी पे मिलता है। क्वेश्चन 91, ऑस्ट्रेलिया में हरिकेन यानी प्रभंजन का एक अन्य नाम है, यानी इसका नाम क्या है? पूछना चाह रहा हरिकेन एक्चुअली है क्या? हरिकेन जो है वो बिलीबिली, यानी क्या है? तूफान है, ठीक है। इसका नाम बिलीबिली है। कम दाब के वातावरण के कारण क्षेत्र पर हवा बाहर से भीतर की ओर, जैसे ये है माने अंदर में लो प्रेशर हुआ, कम प्रेशर होगा, तो जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी अंदर बाहर से अंदर की ओर हवा क्या होने लगता है? मूव करने लगता है। तो इसका इसे एग्जैक्ट फिगर देखना चाहिएगा, कौन की तरह बनता है? इस तरह से, फिर अंदर से इस तरह से मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसे सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है। यानी जो अंतिम उपभोक्ता है खरीदेगा तो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता वस्तु, क्योंकि अंतिम तो वही जो उपभोग करने से पहले जो खरीदा उपभोक्ता वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची से संबद्ध है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक यानी सीधा सी कह रहा है जो रुपया का लेन देन है, रुपये का लेन देन वो किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का है, यानी करेंसी, रुपया नहीं, करेंसी से रिलेटेड जो भी चीज़ है, ठीक है, वो संघ सूची का विषय है। अवशेष शक्ति भी संसद के पास ही होता है। राज्य सूची में क्या है? पुलिस, ठीक है, उसके अलावा एग्रीकल्चर। अब संवर्ती सूची में क्या है? वन, ठीक है, एजुकेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग यानी क्या है? SAARC सार्क का सदस्य नहीं है। यानी सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? तो म्यांमार नहीं है, क्योंकि ये दक्षिण एशिया में नहीं आता है। बाकी मालदीव
अफगानिस्तान, पाकिस्तान है। आपको याद कैसे रखना है, आप इसे मैप के थ्रू देख लीजिए कैसे कैसे है। देखिए इंडिया सबसे पहला मान लीजिए इंडिया सदस्य है, उसके अलावा दूसरा नंबर पर बांग्लादेश है BD, तीसरा नंबर पर भूटान है भूटान, चौथा नंबर पर नेपाल है, पाँचवा नंबर पर मान लीजिए पाकिस्तान है, छठा अफगानिस्तान है, सातवां मालदीव है, आठवां श्रीलंका। यानी आप मैप के थ्रू इसको आसानी से याद कर सकते हो। और आखिर सदस्य कौन बना है, आखिर सदस्य बना है अफगानिस्तान, यह है आखिर सदस्य। यानी अंतिम 2007 में कौन बना है, 2007 में बना है अफगानिस्तान। ठीक है, सार्क की असफलता भारत पाकिस्तान में जो आजकल इसका बैठक नहीं हो पा रहा है तो कारण है भारत और पाकिस्तान के बीच जो गतिरोध है। एक सवाल और आता है कि पहले सदस्य मेंबर कितना हो गया, टोटल 8 हो गया, आप देख ही लिए। एक सवाल और पूछा जाता है यहाँ से, क्या पूछा जाता है, इसका गठन कब हुआ। इसका गठन है दिसंबर 1985। कब हुआ, दिसंबर कौन कितना दिसंबर, 8 दिसंबर 1985। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है काठमांडू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण स्वामी की भूमि कहा जाता है। यानी चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियाँ था, विभिन्न श्रेणी था, उसके अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी भूमि कहा जाता है। सवाल है किसे, तो वेल्लन वगाई को, वेल्लन वगाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बाणभट्ट लेखक थे। सवाल है किससे संबंधित, बाणभट्ट का संबंध किससे था, तो बाणभट्ट का संबंध ऑप्शंस देखते हैं पहले। तो पर्वतीय पर्णिया ये था, दूसरा कदम्बरी ये भी था, तीसरा हर्षचरित, तीसरा कौन है, हर्षचरित। ये क्वेश्चंस हर्षचरित और कदम्बरी तो कई बार पूछा जा चुका था, ये था, ये दोनों इन ऑप्शन ये है। जबकि पंचतंत्र किसका है, पंचतंत्र तो आपको खुद बताना है क्योंकि ये भारतीय इतिहास का सर्वाधिक ट्रांसलेट होने वाले बुक है। ठीक है, सर्वाधिक ट्रांसलेट होने वाले क्या है, बुक है। विष्णु शर्मा का है, ज़्यादा जोर नहीं देने का। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, पहला कौन था, ध्यान से क्वेश्चन देखना, पहला कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। कब आया था, 712। क्वेश्चन 198, शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी। यानी जब वो कैद में था तो किसने सेवा किया था, जहां आरा। और जहां आरा के पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के जो शाहपुरी में 1658 में कैद कर दिया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसे जननांकीय यानी संक्रमण का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो फ्रैंक नोटेनस्टीन को, फ्रैंक नोटेनस्टीन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया या करने का कारण क्या था, एक ही कारण था कि जो जमींदारी के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, यानी ऑप्शन बी। ये लागू कब हुआ था, 23 मार्च 1793। किसके समय काल था, इसका कालखंड किसका था, ये कर्नवालिस कब से कब तक था, 1785 से 1793। पहले बिहार बंगाल में ही लागू हुआ था। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना, झारखंड राज्य बनने से पूर्व। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर उठा के दे दिया है। एक क्वेश्चन CDP में भी था, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए कि बिहार का 1999 में पूछा था कि स्थिति क्या था, उसमें झारखंड बिहार में शामिल था, ऑप्शन ये था। इसके अनुसार इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 101 का पहले कितना था, लगभग 17%, अभी कितना है 11.3%, ये
2000 मतलब सेंसस के अनुसार है, लेकिन लेटेस्ट डेटा जो है वो 15.3% है। ये लेटेस्ट वाला जो बीपीएससी में पूछा गया था। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। यानी स्थानीय तौर पर किसके नाम से जाना जाता है? तो अम्र वर्षा। आप देखिए, एक तो अम्र वर्षा है ही, और चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, एक सेकंड फ्रेंड, चेरी ब्लॉसम, ये दोनों ऑप्शन था। ये सीडीपीओ में ये दोनों ऑप्शन था, अम्र वर्षा भी और चेरी ब्लॉसम भी। तो उसके अनुसार अगर ऑप्शन आ जाए तो हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त दोनों सही। ठीक है, तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना, अम्र वर्षा तो कहा भी जाता है और चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, और ये क्वेश्चन बीपीएससी के जस्ट पूछा गया है। अमेजॉन इनमें से किस सूफी अजमेर इनमें से किस सूफी संत के लिए प्रसिद्ध है? तो अजमेर का जो दरगाह है वो किसके लिए फेमस है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 104, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? यानी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। निम्न में से किस भारतीय राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषा के आधार पर हुआ था? तो एक ही है ही, किसका हुआ था? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1953, 1993 में। ठीक है, इसको जो था भारत सरकार ने क्या किया था कि भाषा के आधार पर मद्रास से तेलुगु भाषा क्षेत्र को अलग करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया था। ठीक है, हालांकि इसका बहुत बड़ा कारण था कि जो एक सिरमालू थे, श्रीरामालू, जो कोट्टा श्रीरामालू, उनका निधन हो गया था 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उसके बाद ये आनंद फानंद सरकार इसको कम करने के लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? यानी लैंड लॉक मतलब जिसके पास कोई अंतर्राष्ट्रीय समुद्र से सटा हुआ नहीं है। समुद्र से सटा हुआ जैसे बिहार क्या है? अगर बिहार को देखिए, एक सेकंड, ये देखिए, इधर पश्चिम बंगाल है, इधर नेपाल है, इधर यूपी है, नीचे झारखंड है। बिहार कहीं भी समुद्र से टच नहीं करता। इसको मतलब इसको क्या कहेंगे? भू आबद्ध राज्य। ठीक है, देश। और देश की बात की जाए तो बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश कहाँ पर है? पूछ रहा नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए, आप सबको लग रहा होगा कि ये तो बहुत गलत आंसर है, लेकिन गलत नहीं है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को क्या कहा जाता है? नदियों का देश। ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये इस बुक का स्टेटमेंट है। ठीक है, और सर्वाधिक जो विश्व में जो स्थलरुद्ध देश है वो इथोपिया है। कौन सा? इथोपिया है। और सबसे बड़ा कौन है? ये कई बार आपने सुना होगा, कजाकिस्तान जो है, इसमें सर्वाधिक जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियन समूह में शामिल नहीं है? कौन सा देश शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं है वो है स्पेन। ठीक है, बाकी स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड। देखिए, इसका स्कैंडिनेवियन कंट्री का 2-3 आधार है, एक भाषा भी है, दूसरा आधार भी है। तो इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क पर स्थित नहीं है? तो जो निश्चित नहीं है वो कौन सा है? चंडीगढ़ नहीं है। ठीक है, कौन सा स्थित नहीं है? चंडीगढ़। है कौन कौन? देखिए, है कौन कौन, थोड़ा ऐसे देख लीजिए मैप के थ्रू। कोलकाता, एक नंबर पे कोलकाता मान लीजिए, कोलकाता है। दूसरा नंबर पर क्या है? मुंबई, कोलकाता के सामने मुंबई। ऐसे थोड़ा इसे नहीं, कोलकाता, फिर दिल्ली चलिए, यहाँ पे दिल्ली है, फिर मुंबई आइए, मुंबई आए, फिर चेन्नई आ जाइए। इस तरह से गोल्डन चतुर्भुज है, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी कहा जाता है। 4 मतलब एक तरह से ये हाईवे है जो अटल जी के कार्यकाल में शुरू हुआ था। आई थिंक 99 या 98 में शुरू हुआ था ये। नेक्स्ट, क्या कह रहा है? भारतीय स्वतंत्रता, क्वेश्चन नंबर 109 है।
भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, आप इसे थोड़ा ध्यान से देख लें, ठीक है। कौन थे? तो JB कृपलानी। एक्चुअली 1940 से 46 तक ही कौन रहा था? जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहा था और सर्वाधिक समय तक रहने वाला है आज़ादी से पूर्व, ठीक है। वही राजेंद्र बाबू की बात की जाए, ये भी रहे 2 बार। जवाहरलाल नेहरू, ये भी रहा है 2 बार, एक बार 29 में, कब 29 में? 1929, दूसरा 36 में भी अध्यक्षता किया था, एक बार और किया है। क्वेश्चन नंबर 110, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया? ठीक है, किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और ये जो गांधी जी की बात की जाए तो गांधी जी 1924 में बेलगाम में एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, जबकि सरोजिनी नायडू 1925 में भी कांग्रेस की अध्यक्षता करती है, ठीक है। कौन सा अधिवेशन आता है ये? कानपुर अधिवेशन। और नेहरू जी का फेमस है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की या झंडा जो फहराया गया था रावी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 111, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। सवाल है किस कमेटी ने दिया था? तो किस कमेटी ने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग। किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग। जो पहली बार प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था 5 जनवरी 1965। जी हाँ, 5 जनवरी 1965 नहीं 66, ठीक है। लेकिन बाद में ये चूँकि कोई कारणवश ये हट जाते हैं और 1967 में जो हनुमंता है वो अध्यक्ष बनता है और इसका कार्यकाल रहता है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का 67 से इनका कार्यकाल 70 तक 1900। नेक्स्ट क्या कर रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। पहली बात एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, ये सभी जो समिति है ये सभी पंचायती राज नहीं, PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी पंचायती राज जो स्थानीय स्वशासन है उससे संबंधित है। आप ऑप्शंस के थ्रू जाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब आपको याद होगा बलवंत राय मेहता समिति, ये त्रिस्तरीय था। कौन सा था? त्रिस्तरीय, यानी 1 का 2। अब ऑप्शन देखिए, 1 का 2 कौन सा है? 1 का 1 खत्म, 1 का 2 4 खत्म, 1 का 3 खत्म, यानी सिर्फ अगर आपको 1 याद है बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत समिति से संबंधित था, तो बाकी ऑप्शन से आप आसानी से आंसर पिक कर सकते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा C। लेकिन बाकी भी देखते हैं, चलिए किसका किससे संबंध था। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता द्विस्तरीय। इसके बाद की जाए LM सिंघवी समिति स्थानीय स्वशासन पद्धति से था। जो LM सिंघवी था ये स्थानीय स्वशासन पद्धति से था, जबकि GBK राव समिति ये प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार से संबंधित था, ठीक है। ये भी, और कभी कभी अरेंज आता है काल अनुक्रमण के अनुसार, काल अनुक्रमण ये भी देख लीजिए। ये जो बलवंत राय था वो 1959 में आया था, 59 में, ठीक है। जबकि जो अशोक समिति है वो 77 में, अशोक कब आया था? 77, 1900 लगा लेना है। उसके अलावा सिंघवी समिति, सिंघवी पहले आता है, सिंघवी क्या आता है? नहीं, सिंघवी राव पहले आता है, राव यानी R पहले आया, ठीक है। R आया 85 में और R फिर S आ जाएगा 86 में। आप ट्रिक बना सकते हैं, R पहले आया 85, राव, सिंघवी बाद में आता है 86। नेक्स्ट, ब्राह्मणों द्वारा भगवत धर्म को कब समान रूप से अपना लिया गया और वैष्णव धर्म को विशिष्टता से स्वीकार किया गया? सवाल है कब किया गया? गुप्त काल में, क्योंकि इस समय मतलब धर्म का जो बहुत हिंदू धर्म है या वैष्णव धर्म है उसको काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था और कृष्ण को भी विष्णु का अवतार माने जाने लगा, इसलिए ये स्वेच्छा से स्वीकृति हो गया। क्वेश्चन नंबर 114, वैनसोंग ने किसके राज्य का दौरा नहीं किया था? किसके राज्य का दौरा नहीं किया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम। देखिए एक सवाल और आता है, वैनसोंग किसके शासनकाल में आया था? तो आपको ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं। तो ह से वैनसोंग, ह से हर्षवर्धन, ठीक है। और हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का लड़ाई भी हुआ था, उसके समय में तो रहा ही था। क्वेश्चन नंबर 115, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो गोवा में। कहाँ स्थित है? गोवा में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 116,
संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? एक एक सलाह पर किया जाता है, मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट के सलाह पर, ठीक है। और कैबिनेट शब्द, ठीक है, कैबिनेट शब्द जो है पूरे संविधान में केवल एक बार यूज किया गया, वो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 352 में, ठीक है, एक बार मात्र यूज किया गया कैबिनेट, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो है किसके सलाह पर किया जाता है, इसका चर्चा की बात करें तो अनुच्छेद 74A में, अनुच्छेद 74A में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? अलीपुर बम कांड कब हुआ था? पहली बात तो 1908 में, ठीक है, 1908 में हुआ था। और शामिल कौन था? अरविंद घोष, श्री अरविंदो घोष, श्री अरविंदो घोष। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 118। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर PDF नहीं प्राप्त किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, PDF प्राप्त करें। और मैथ प्लस रीजनिंग का भी प्रैक्टिस करें, जिसका सॉल्यूशन PDF के साथ ही संलग्न या शामिल या जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 118। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है या उपलब्ध कराता है? ठीक है, कौन कराता है? ऑप्शन सी, मतलब 39A, ठीक है। और 39D भी पूछा जाता है। ये क्या है? तो इक्वल पेपर इक्वल रेम्युनरेशन, यानी समान कार्य हेतु समान वेतन, ठीक है। और जितना दिख रहा है ना, ये 30, 41 या 39A, ये सब बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन ज़्यादातर जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 119। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? देखिए, क्वेश्चन 2 टर्म है यहाँ पर। एक तो सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि हो रहा है, ठीक है, तो क्या कहा जाता है? तो मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के 3 कारण होता है, मेनली 3 कारण होता है, ठीक है। कहीं मांग तो नहीं कम गया, यानी सब जो डिमांड है वो तो कम नहीं गया, या मुद्रा, ये जो मुद्रा का जो वैल्यू है यानी करेंसी का वैल्यू तो कम नहीं गया, यानी प्रसार तो बढ़ नहीं गया। और तीसरा जो होता है इनपुट कॉस्ट तो कहीं नहीं बढ़ गया, यानी कारक लागत तो कहीं नहीं बढ़ गया। ये 3 ही मेन कारण है मुद्रास्फीति का। क्वेश्चन नंबर 120। भारत में राष्ट्रीय आय गणना एक समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय गणना में एक समस्या है। समस्या क्या है? असंगठित क्षेत्र, मतलब असंगठित क्षेत्र का कुछ क्राइटेरिया है, जो कि LSW मैंने पढ़ा था मेंस के टाइम में, तो मुझे थोड़ा डिटेल पता है। पहली बात तो ये सरकार जो रजिस्टर्ड नहीं होता है, मतलब जैसे आप मान लेते हैं आप देख रहे हैं जो एग्रीकल्चर वर्कर है, एग्री वर्कर है, ठीक है, जो खेत में काम करता है, उसका मालिक का मजदूर है तो वेतन देगा, तो नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर वो संगठित होता है, उसका फिक्स रहता है 7 से 10, हर मंथ के 7 से 10 तारीख तक उसको वेतन देना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ 8 घंटा या 48 घंटा ही इस तरह से पर डे के हिसाब से वर्क करना रहता है, मतलब वीकली और पर डे। और भी कई क्राइटेरिया है, तो उसको देखेंगे कभी बाद में। क्वेश्चन नंबर 121। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए मतलब शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या? मतलब सीधा से पूछ रहा है, जो कृषि को वित्त पोषण कौन करता है? तो वित्त पोषण करता है नाबार्ड, यानी कौन सा है? कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। क्या है? कृषि तथा ग्रामीण, जो ये बैंक है कौन है? NABARD, नाबार्ड, ठीक है। क्या है? नाबार्ड। इसका गठन कब हुआ? 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। और ये कृषि संबंधित, मतलब ये क्वेश्चन 65 में पूछा गया था, ठीक है, नाबार्ड से रिलेटेड, तो आप BPSC चेक कर सकते हैं। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक यानी सेकेंड फाउंडर किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को, ठीक है। किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ। इसका कालखंड कब से कब रहता है? 1713 से 1720, ठीक है, 1713 से 1720। नेक्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? दूसरी लड़ाई किसके बीच था? अकबर और हेमू। कब? 1556। फ्रेंड्स, आपने अगर
NCERT NCERT सार संग्रह नहीं देखा तो लेटेस्ट एडिशन आ चुका है और करना इसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाया गया तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ये जेल जाने वाले कांग्रेस के भी प्रथम व्यक्ति हैं जो कई बार जेल गए और जेल में ही जैसे कि 1908 के आसपास अरुण रिले जेल में इन्हें गीता रहस्य नामक रचना भी पुस्तक का जेल से ही किए थे। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, ये कांग्रेस के सदस्य थे लेकिन कभी भी कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं किया, ठीक है। और जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग, उसी समय इनका प्रथम दिन इनका 1920 में डेथ हो जाता है। का 2 बुक भी है, आपको कमेंट करके बताना है, वहाँ की डिटेल चाहिए इसका तो आप देख सकते हैं NCERT सार संग्रह। क्वेश्चन नंबर 125, वरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों को एक गुप्त क्रांतिकारियों संगठन को बंगाल में जन्म दिया, यानी कहना चाह रहा है वरेंद्र कुमार घोष कौन सा गुप्त संगठन को जन्म दिया। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया था, कौन सा था? तो अनुशीलन समिति। कौन सा था? अनुशीलन समिति। और एक उनका पुस्तक भी है जो काफ़ी फेमस है, भवानी मंदिर। कौन सा है? भवानी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, कौन सा संघ राज क्षेत्र बालक या बालिका अनुपात के सबसे निचले स्तर पर, यानी पूछ रहा है कि लिंगानुपात में सबसे निचले स्तर पर कौन सा है, लेकिन वो पूछ रहा है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा सबसे नीचे पर है? दमन और द्वीप, ठीक है, दमन और द्वीप सबसे निचले स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, देश के निम्नलिखित मिट्टियों में से किस में स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? स्वतः कृष्ण मिट्टी मतलब जो अपने से होता है पानी पड़ने पर एकदम जोता जैसा हो जाए, उस तरह से खुद जोता जाए, तो ये हो जाएगा कपास की काली मिट्टी। इसको कपासी मिट्टी भी पूछा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक, ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है और स्वतः जोताने वाले कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है ना CDPO में पूछा था, CDPO में ये दोनों ऑप्शन दिया था, कपासी मिट्टी भी और काली मिट्टी भी। इस बात को भी ध्यान रखना, ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और इस मिट्टी में जल धारण कैपेसिटी सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट मिलता कहाँ पर है? आप अगर मैप के थ्रू देखना चाहें, साउथ इंडिया में ये इलाका है गुजरात का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश, थोड़ा थोड़ा इधर उधर भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 128, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वनों कटाई के विरुद्ध था, वन कटाई के विरुद्ध था। ये हुआ कब था? 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट इसके प्रवर्तक कौन थे? हाल में चर्चे में थे सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के अंतर्गत के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंप कर पदमुक्त या हट सकता है? तो किसको करेगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 94 में है। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रिक्ति होना या त्याग पद से हटाए जाने के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, प्रसिद्ध कवि बिलहन किसके राजदरबारी थे? राजदरबार कवि थे, किसके थे? विक्रमादित्य का था। कौन सा विक्रमादित्य? विक्रमादित्य 6 के संबंधित था, विक्रमादित्य 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, गीत गोविंद के रचयिता या लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता लेखक है जयदेव। कौन है? जयदेव। ये जयदेव की बात की जाए, ये लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित है। किसके संबंध से? लक्ष्मण सेन। फिर सवाल है लक्ष्मण सेन के कालखंड कब से कब है? 1178 से 1205-6। नेक्स्ट 133,
उनके संगठन के आधार पर डैश क्रम से रखिए। यानी एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, गठन के आधार पर, किस किस आधार पर हुआ था। सबसे पहले क्या हुआ था, बॉम्बे एसोसिएशन, ये कब हुआ था 1852, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, यानी एक का एक सिर्फ आप देख लीजिएगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी गाय, बाकी इस दोनों में से कोई होगा। इंडियन लीग 1875, इंडियन लीग 1875, उसके बाद क्या आ जाएगा 2, यानी 4, दूसरा स्थान पर आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी भी देख लीजिए, इंडियन एसोसिएशन 1876 और मद्रास महाजन सभा 1884। तो फ्रेंड्स, आप हमेशा ऑप्शन के थ्रू जाने का कोशिश करें, ये वन ऑफ द बेस्ट वे होता है। क्वेश्चन नंबर 134, 1937 ईस्वी में प्रांतीय असेंबली के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। तो पूर्ण बहुमत कितने में मिला था, तो पूर्ण बहुमत जो मिला था वो केवल 5 में। लेकिन सरकार कितने में बनाया था, सरकार बनाया था 8 में। टोटल हुआ कितने में था इलेक्शन, 11 में। इसमें से बिहार में भी यूनिस खां प्रधानमंत्री बना था। जी हाँ, क्या सुने आपने, प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री ही पदनाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना, ऑप्शन बी। क्या नाम से जाना जाता है, जमुना, ऑप्शन बी। और ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो। और भारत में ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित पर गौर करें। सत्य कथन पूछ रहा है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ, सही है, तो सही है, तो ये सही है। नेक्स्ट, बिहार भारत का क्षेत्रफल में 2.86% का योगदान है, ये भी सही है। देखिए, दोनों सही है। अब ये खत्म, क्योंकि 2 होना चाहिए कम से कम, और तीनों में से कोई नहीं, ये खत्म। यानी ऑप्शन से देखा जाए तो बी और सी में से कोई सही होगा। देखते हैं बाकी क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां स्थान है। तो सवाल है यहाँ पे क्या, इस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, आपको मैं आंसर बता देता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राज्य के दृष्टिकोण से, ठीक है, क्या राज्य के दृष्टिकोण से यानी स्टेट वाइज ये 12वां है, लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगा दे, यानी यूनियन टेरिटरी लगा दे, तो 13वां आ जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में पश्चिम चंपारण है, क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार से शिवहर है। जी हाँ, यानी ये और दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 138, क्या कह रहा है, भारत में सीमांत यानी कृषि भूमि जोत का आकार क्या है, यानी सीमांत आकार क्या है, भारत में पूछ रहा है। भारत में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर से कम। ये क्या है, तो भारत में जो 1 हेक्टेयर से, अगर सीमांत किसको कहते हैं, जो 1 हेक्टेयर से कम हो, छोटा जोत मतलब वो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, ये छोटा जोत हो जाएगा। ठीक है, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर हो जाएगा ये अर्ध मध्यम जोत। और मध्यम जोत क्या होता है, 4 से 10 हेक्टेयर, 4 से 10 मध्यम, लेकिन 10 हेक्टेयर से अगर ज़्यादा है तो वो आ जाता है बड़ी जोत वाले। ये भी सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 139, क्या है, बरदो छम डैश लोक नृत्य है, कहाँ का लोक नृत्य है, ये लोक नृत्य कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका था। यानी भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, ये कथन किसका था, ये टीपू सुल्तान का था। किसका था, टीपू सुल्तान का था। और मतलब मैसूर राज और अंग्रेज के बीच, मैसूर और अंग्रेज के बीच टोटल 4 युद्ध लड़ा गया। आप देख सकते हैं, सार संग्रह में डिटेल से बताया गया। क्वेश्चन नंबर 141,
वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का विषय क्या है? ये फ्रेंड्स करेंट अफेयर है। करेंट अफेयर आज ही करेंट अफेयर का MCQ SPD का अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ जो मंथ वाला मई मंथ का जो आया SPD वो भी अपलोड किया जा चुका है और दिसंबर तक अपलोड किया जा चुका है। आप चाहें तो देख सकते विद PDF, जो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। यानी 141 का आंसर क्या होगा? हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद क्या है? हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। नेक्स्ट, आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा के लेखक कौन है? लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर मुनीराम सकलानी, यानी सकलानी साहब हैं। कौन? डॉक्टर मुनीराम सकलानी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 143, हाइड्रोजन से चलने वाली सारी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना? एशिया का पहला देश कौन बना? चीन। ऑप्शन बी। 144, जनवरी 2023 में PM आवासीय भू अधिकार योजना का आरंभ या शुभारंभ किया किस राज्य ने? किस राज्य ने किया? तो जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। इस योजना के तहत जमीन पूरी तरह से निःशुल्क और प्लांट के साथ सभी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, यानी जमीन भी मिलेगा और बाकी योजना का भी लाभ इसमें दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया? इतिहास किसने रचा? तो बयोंसे। ऑप्शन डी, किसने रचा? बयोंसे। फरवरी 2023 में किसी छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में शामिल किया गया, रखा गया? किसे रखा गया? ऑप्शन सी, नताशा पेरियानायागम। नताशा पेरियानायागम। क्वेश्चन नंबर 147, वो कौन सी भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है जिनके नाम पर रायबरेली में एक कोच फैक्ट्री का नाम रखा जाएगा? बदल दिया, मतलब था उसका नाम बदल गया। कौन है वो? तो रानी रामपाल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी, ढाका, बांग्लादेश। इसे आप BBI कर लें। क्यों? क्योंकि इसमें भारतीय लगा हुआ है। आपके दिमाग में आएगा भारत के राज्य, लेकिन है कहाँ पे? ये ढाका में। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अप्रैल है। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को वेटलैंड दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। आखिर क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? ऑपरेशन कावेरी क्या था? जो सूडान में जो भारतीय नागरिक फंसा हुआ था उसको लाने के लिए भारत चलाया गया था। ये अभियान बचाव अभियान था। ऑप्शन ए। ठीक है, ये फ्रेंड्स 150 क्वेश्चन पूरा हो गया। आप इसका PDF जिसमें मैथ रीजनिंग भी शामिल है प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ करंट अफेयर देखना चाहिए वो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप NCERT सार संख्या जो लेटेस्ट एडिशन है वो भी देखना चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।